नमस्कार। कार्यक्रम कानूनी सलाह में आपका स्वागत है। ये हमारा विशेष कानूनी जागरूकता कार्यक्रम है, जहां हम बात करते हैं आम जनता से जुड़े महत्वपूर्ण कानूनों और अधिकारों की। आज का हमारा विषय है ऋण वसूली, नियम, अधिकार और कानूनी समाधान। और आज के हमारे कानूनी सलाहकार हैं एडवोकेट कुशल आदित्य। आइए आपकी मुलाकात उनसे कराते हैं। कुशल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम कानूनी सलाह में। आज हम एक महत्वपूर्ण विषय पर इस कार्यक्रम में बात करने जा रहे हैं। ऋण वसूली से संबंधित हमारा ये विषय है। तो सबसे पहले हम ऋण वसूली को समझना चाहेंगे कि ऋण वसूली क्या है और आमजन इसे किस तरह से समझे। अ, ऋण वसूली एक अति महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है आज की डेट में। और हमने किसी न किसी प्रकार का ऋण लिया ही होता है। तो जैसे एक प्रक्रिया होती है ऋण प्राप्त करने की, उसी प्रकार एक प्रक्रिया होती है ऋण को वसूल करने की। यह प्रक्रिया तब अपनाई जाती है जब किसी प्रकार का भुगतान करने में कोई देरी विलम्ब किसी प्रकार का हो रहा हो। ऐसे समय पे ये प्रक्रियाएं अपनाई जाती है अलग अलग ऋण की वसूली करने के लिए। ऋण की वसूली, तो हम लोन कितने प्रकार के होते हैं और किस तरह से ये ऋण हम समझ सकते हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से? जी। लोन जो होते हैं वो एक तो सिक्योर्ड लोन होते हैं, एक अनसिक्योर्ड लोन जी। होता है। अब सिक्योर्ड लोन का नेचर ऐसा होता है जहाँ पर आपके पास में किसी प्रकार की कोई सिक्योरिटी होती है। जैसे कि आपका होम लोन हो गया तो उसमें घर आपका सिक्योरिटी होती है। अगर ऑटो लोन हो गया तो उसमें आपकी गाड़ी एक सिक्योरिटी होती है। तो किसी भी प्रकार का लोन जिसमें हम किसी प्रकार की एक सिक्योरिटी रखी जाती है उसे सिक्योर्ड लोन बोलते हैं। अब होते हैं अनसिक्योर्ड लोन। अनसिक्योर्ड लोन वो होते हैं जिनमें कोई सिक्योरिटी नहीं होती। जैसे कि आप पर्सनल लोन लेने जाते हैं तो ऐसी परिस्थिति में आपसे कोई सिक्योरिटी नहीं ली जाती, आप क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं, तो वह अनसिक्योर्ड लोन की गिनती में आता है। तो यही इसी प्रकार के लोन है। एग्रीकल्चरल लोन में किसान अपने खेत को सिक्योरिटी के तौर पे बैंक में मॉर्गेज रखता है, तो ये होता है। बिल्कुल। और सामान्य रूप से जो लोन के प्रकार हैं वो इस तरह से हाँ, आगे इस तरह से कानून में और प्रकार है। कानूनी प्रावधानों में। बिल्कुल। जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट होते हैं, एनपीए, इसे हम किस तरह से समझ सकते हैं? नॉन परफॉर्मिंग एसेट का मतलब होता है कि जब आप कोई लोन लेते हैं और उसमें आप अगर उसकी जो भी किस्त आती है, जो भी आपका इंटरेस्ट आता है, वो अगर आप समय पे पेमेंट करते हैं तो आप एक परफॉर्मिंग एसेट है। आपका इंटरेस्ट आ रहा है, आपकी ईएमआईज आ रही है, उससे बैंक अपना प्रॉफिट कमा रहा है। जी। तो आप उनके लिए एक परफॉर्मिंग एसेट है। पर जिस स्थिति में आप अपनी ईएमआईज देना बंद कर देते हैं, ऐसी परिस्थिति में आप उनके लिए नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो जाता है। तो एनपीए की परिभाषा सरफेसी एक्ट में भी दी गई है। तो यही है, किसी भी प्रकार जैसे कि टर्म लोन में आपकी जैसे होम लोन भी एक प्रकार का टर्म लोन है, तो आप अगर 90 दिन तक की आपकी किस्त ड्यू होती है तो आप एनपीए हो जाते हैं। जी। आपने एक्ट की अब हम बात करते हैं और आपने भी कहा सरफेसी एक्ट है। हम्म। सरफेसी एक्ट 2002, तो इस ये एक्ट क्या है? सामान्य रूप से इसे हम समझना चाहेंगे और इसकी जो आवश्यकता है वो क्यों पड़ी, किस तरह से हुआ? सरफेसी एक्ट मतलब है सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट। तो बेसिकली सरफेसी एक्ट का 2002 में लाया गया था। सरफेसी एक्ट को लाने के पीछे का उद्देश्य ये था कि इसके पीछे एक छोटी सी कहानी है, अगर बिल्कुल। मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में बता दूं। तो पहले के ज़माने में किसी भी प्रकार की लोन की रिकवरी की जाती थी तो उसके लिए हमें सिविल न्यायालय जाना होता था। पर वहाँ पे मुकदमे बहुत ज़्यादा होने की वजह से ऋण की वसूली में देर होने लग गई। तो उसकी वजह से फिर एक आरडीबी एक्ट लाया गया। उसे पहले आरडीडी बीएफआई एक्ट भी कहते थे, उसका नाम था रिकवरी ऑफ डेट ड्यू टू बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एक्ट। तो उसमें डीआरटीज का निर्माण किया गया। डीआरटी वह प्राधिकरण थे जहां पर लोन की रिकवरी के लिए बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अपने मुकदमे दाखिल किया करते थे। पर कुछ समय के बाद वहां पर भी इतनी पेंडेंसी बढ़ गई और वहां से भी रिकवरी स्लो हो गई, तो सरफेसी एक्ट को 2002 में लाया गया, जिसमें मैक्सिमम अधिकार प्राधिकृत अधिकारी के हाथ में दे दिए, जिसमें बैंक सारी प्रक्रियाएं फॉलो करके खुद ही उसको बेच सकता है नीलाम करके। तो इसलिए सरफेसी एक्ट लाया गया था। जी। विभिन्न एक्टों को लाने का जो मकसद रहता है, जैसे 2002 है और
अन्य अन्य जो एक्ट आए हैं 2016 में, जो इंसॉल्वेंसी का एक्ट है बैंक्रप्सी से रिलेटेड, इसे भी हम समझना चाहेंगे कि ये इतने जो एक्ट आए हैं और किस तरह का प्रभाव आपको देखने को मिला, ये जो ऋण वसूली का ये चीजें हैं, इस पर क्या सुधार हुए हैं? ऋण वसूली इसलिए एक आवश्यक मुद्दा इसलिए भी है क्योंकि ये जो पैसा लोन के फॉर्म में दिया जाता है, वो आपके हमारे सेविंग्स अकाउंट में जो पैसा होता है, वही आगे लोन के फॉर्म में दिया जाता है। जब कोई भी उधारकर्ता उस पैसे को लेता है अपने व्यापार के लिए या जिस भी चीज़ के लिए, वह उस पे इंटरेस्ट चुकाता है। वो इंटरेस्ट से वित्तीय संस्थानों की और बैंकों की प्रॉफ़िट होता है। उस प्रॉफिट से वो आपको एफडीज और आरडीज में आपको वो बढ़ा के जो भी इंटरेस्ट देते हैं, जो भी आपको प्रॉफिट होता है। तो ये एक सिस्टम है। जी। तो जहाँ पर लोन का पैसा ब्लॉक होता है, तो वहाँ पे फिर पैसा एक तरह से जाम हो जाता है। तो उसको किस तरह से उस एसेट को परफॉर्मिंग किया जाए, कैसे उसको रिकंस्ट्रक्ट किया जाए, किस किस तरह से किया जाए, इस वजह से विभिन्न एक्ट लाए गए हैं। जी। बैंक की जो लोन रिकवरी है, वो किस तरह से होती है, और ये जो प्रक्रिया है, ये सामान्य रूप से हम आपसे समझना चाहेंगे। बैंक में जिस हिसाब से जिस तरह से एक लोन देने का विभाग होता है, जी। वैसे ही एक लोन वापस रिकवर करने का भी एक विभाग होता है। अब बैंकों की रिकवरी इस तरह से होती है कि पहले तो ये देखा जाता है कि वो प्रोडक्ट क्या है, जी। कि वो ऑटो लोन है, क्या वो होम लोन है। तो वो जिस प्रकार का वो लोन होगा, उस प्रकार की उसके रिकवरी के उसमें टूल्स इस्तेमाल किए जाएंगे। तो इस तरह से होती है रिकवरी बैंक की। जी। ऑटो लोन है तो उसमें गाड़ी को किस तरह से यूटिलाइज किया जाए, कैसे उसको ऑक्शन किया जाए, कैसे उसे बेचा जाए। होम लोन है तो उसकी उस प्रकार से होगी। क्रेडिट कार्ड है जहाँ पे कोई सिक्योरिटी नहीं है, तो बिल्कुल। उसमें अलग तरह से रिकवरी होती है। तो ये अलग अलग तरह से होती है। बिल्कुल, और आजकल जिस तरह से हम देखते हैं, ऑटो लोन है, पर्सनल लोन है और लोन फॉर हाउसिंग है, इस तरह की जो एक सामान्य रूप से हर किसी को, हर उपभोक्ता को इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, और उधारदाता का जिस तरह से वो लोन ले लेता है, तो अदा भी करने का उसका कर्तव्य निश्चित रूप बिल्कुल से बिल्कुल। होता है। अ, कुशल जी, हम बात करते हैं, क्या बैंक जो है वो बिना कोर्ट की अनुमति के किसी की संपत्ति को जब्त कर सकता है? ये प्रश्न हर किसी के मन में हमेशा रहता है। उम, जिस प्रकार मैंने पहले भी कहा कि लोन लेने की एक प्रक्रिया बनाई गई है, ऋण को वसूल करने की भी एक प्रक्रिया बनाई गई है। सारे बैंक और वित्तीय संस्थान जो है वो उन प्रक्रियाओं का पालन करते हुए ही लोन की वसूली करते हैं। तो हाँ, सरफेसी एक्ट में इस तरह के प्रावधान दिए गए हैं जिसमें बैंक खुद ही एक डिमांड नोटिस भेजता है, जिसमें वो अपनी टोटल आउटस्टैंडिंग जितना भी पूर्ण बकाया राशि है उसको एक डिमांड नोटिस भेजता है, एनपीए की तारीख बताता है और उसमें 60 दिन का समय देता है उधारकर्ता को पैसे वापस करने के। अब उन 60 दिनों में उधारकर्ता पैसा नहीं वापस दे पाता है, तो बैंक फिर उसके ऊपर कब्जा नोटिस का चस्पा करता है उसकी प्रॉपर्टी पे जाके, जिससे वो सांकेतिक या भौतिक कब्जा लेता है उस प्रॉपर्टी का। और कब्जा लेने के बाद नीलामी की प्रक्रिया फॉलो करके बैंक सरफेसी एक्ट के तहत बेच सकता है। जी। लेकिन सरफेसी एक्ट की भी कुछ लिमिटेशन या परिसीमाएं हैं। वो यह है कि सरफेसी एक्ट एग्रीकल्चरल लैंड या इन सारी चीज़ों पे एप्लीकेबल नहीं होता, पर ये होम लोन, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी या किसी भी तरह के दूसरे सिक्योर्ड या उस लोन पे एप्लीकेबल होता है। आरबीआई के द्वारा जो रिकवरी एजेंट्स होते हैं, उनके लिए किस तरह से नियम बनाए गए हैं आरबीआई के माध्यम से, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के माध्यम से? रिकवरी एजेंटों के लिए आरबीआई की तरफ से काफ़ी नियम बनाए गए। उनके लिए कोड ऑफ कंडक्ट गाइडलाइन आरबीआई समय समय पे लाता रहा है। तो जितने भी बैंक होते हैं, वो जो भी रिकवरी एजेंट होते हैं, उनका एक बेसिक क्राइटेरिया होता है कि वो उसको फुलफ़िल करे तभी वो रिकवरी एजेंट हो सकते हैं। और उन रिकवरी एजेंटों के थ्रू ही बैंक रिकवरी करवाता है। तो वह क्राइटेरिया इस प्रकार है, जैसे जो रिकवरी करते हैं वो डीआरए सर्टिफाइड हो। डीआरए मतलब होता है डेट रिकवरी एजेंट। तो इसका भी एक साधारण सा एक परीक्षा होता है, वो कुछ लोग क्लियर करते हैं वो, और उसके बाद में वो रिकवरी का काम शुरू कर देते हैं। तो रिकवरी की पूरी प्रक्रियाओं में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ों पे जिस पे फोकस किया जाता है वह ये होती है कि उन्हें फॉलो अप पे ध्यान देना है। जी। क्योंकि रिकवरी एजेंट की बात जहाँ कहीं पे भी आती है तो लोगों के दिमाग में एक ऐसी पिक्चर आती है कि बिल्कुल। कोई गुंडे पहुंच रहे होंगे, कुछ बिल्कुल। धमका रहे होंगे। तो ऐसी चीज़ नहीं होती। आरबीआई ने कोड ऑफ कंडक्ट बनाया है जिसमें ये बताया गया है कि वो किस समय से किस समय तक कॉल कर सकते हैं।
उनको अपनी भाषा पर ध्यान रखना है। और अगर ऐसी भी चीज़ें आती है जहाँ पे ख़राब भाषा का या कुछ किसी प्रकार का अगर बल इस्तेमाल होता है, तो उसकी भी शिकायत करने के अलग-अलग प्रोविज़न दिए गए, जिसमें जो उधारकर्ता है वो अपनी शिकायत दर्ज कर सकता है और कंपनी के खिलाफ भी जा सकता है। तो दोनों, जी, उधारकर्ता भी, बैंक भी, दोनों के लिए कानून है और दोनों कानून के दायरे में आते हैं और बाहर जाके कोई भी इसके काम नहीं कर सकता। बिल्कुल, आपने बहुत ही अच्छी बात ये कही है। और जिस तरह से हम देखते हैं कि डर का माहौल हो जाता है कि रिकवरी एजेंट्स आ रहे हैं और कई लोग इस चीज़ का मिसयूज़ भी हम देख सकते हैं कि हो सकता है, तो ऐसे में जो कानूनी संरक्षण है, प्रावधान है, वो कानून में दिए दिए हुए गए हैं। हैं। बिल्कुल। अ, हम बात करते हैं कि बैंक के द्वारा अगर गलत तरीके से वसूली हो जाए, तो ऐसे में जो उधारकर्ता है उसके पास में किस तरह के जो सुरक्षा के जो प्रावधान है या किस तरह के उपाय उसके पास हैं? देखिए, बैंक के खिलाफ आपको अगर किसी भी प्रकार की शिकायत करनी है, जी, तो आप बैंकिंग ओम्बड्समैन में अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं सारे प्रूफ के साथ जी, में। जैसे बहुत बार फ़ोन पर किसी क्रेडिट कार्ड की वसूली को लेके, किसी को लेके लोगों की शिकायतें आती है जी, कि बदतमीज़ी की गई, ये की गई। तो इसमें बैंक के खिलाफ आप बैंकिंग ओम्बड्समैन में जा सकते हैं। अगर सरफेसी प्रावधान के अंतर्गत आपको लगता है कि बैंक ने किसी तरह से आपके साथ में गलत तरीके से आपकी प्रॉपर्टी को कब्जा करने की या नीलाम करने की कोशिश की है, तब आप डीआरटी जा सकते हैं इसमें। डीआरटी में आप एप्लीकेशन फ़ाइल करेंगे, बताएँगे कि बैंक ने क्या प्रक्रियाओं में गड़बड़ियाँ की है, जिसकी वजह से प्रक्रियाओं को दरकिनार किया जाना चाहिए। तो इस तरह के अलग-अलग जगह पर अलग-अलग फ़ोरम बनाए गए। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके साथ जो गलत हुआ है वो कॉम्पेंसेशन के लायक है, तो जी, आप कंज़्यूमर की डेफ़िनेशन में आते हैं, तो आप कंज़्यूमर कोर्ट में भी जा सकते हैं। तो जितने प्रावधान रिकवर करने के बैंकों को मिले हैं, उतने ही उधारकर्ताओं को भी मिले हैं, जो समय आने पे अपने-अपने अधिकारों का एक्सरसाइज़ करते हुए वहाँ जा जी। सकते हैं। ऋण वसूली के कई मामले आमतौर पर आप देखते होंगे, तो ऐसे में क्या जो बैंक होते हैं या जहाँ जिस भी संस्था से हमने लोन लिया है, तो वो उधारकर्ता को किसी तरह से समय सीमा देते हैं उधार को चुकाने के लिए और या कुछ समय सीमा या उन्हें एक मौका हम कह सकते हैं, मौका भी दिया जाता है कि आप तय अवधि में इस तरह से लोन अगर नहीं चुका पाए हैं, तो उन्हें बुला करके क्या कोई समाधान का मार्ग भी वो दिखाते हैं? हमेशा किसी भी प्रकार की रिकवरी प्रोसीडिंग की जाती है, तो उसमें नोटिस तो भेजे ही जाते जी, हैं। तो नोटिस में समय सीमा दी होती है कि आप इतने समय में अपना उधार ख़त्म कर लीजिए। तो आपके ऊपर रिकवरी की प्रोसीडिंग शुरू हो, वहाँ तक पहुँचने के लिए भी आपने कुछ समय तक की लोन को चुकाया नहीं होगा, तभी वो परिस्थिति आई। वह बिल्कुल। परिस्थिति आई तब आपको नोटिस आया, नोटिस में भी आपको समय दिया गया। तो हर कानून में आपको पर्याप्त प्रावधान दिए गए, जिसमें उधारकर्ता को बराबर का समय दिया जाता है, जिसमें वो अपने लोन को समय के अनुसार चुका सके। जी, ये बहुत ही अच्छी ये पहल भी है और बैंक की तरफ से भी है और एक ऐसा माहौल बनाया जाए कि हेल्दी वातावरण एक प्रकार से स्वस्थ वातावरण पैदा किया जाए जिससे जो उधारकर्ता है और बैंक है उनके आपसी जो तालमेल है वो बना रहे और जो भी उधारदाता है उसे भी समय पर दिया जाए समय सीमा कि आपको पूर्ण रूप से हमने मौके प्रदान किए हैं लेकिन जब आप ऋण को चुकाने में आपने देरी की है, तब नोटिस जाना और कानूनी प्रक्रिया शुरू होती है। बिल्कुल, ये इसलिए भी ज़रूरी होता है कि आपने जहाँ से भी लोन लिया है, आप उस बैंक में मिलते रहे, आप बात करते रहे, जी, आपको पता रहे कि आपके सारी किस्तें ठीक चल रही है कि नहीं चल रही है। किसी भी प्रकार का आपको कोई नोटिस प्राप्त बिल्कुल। होता है, तो उसे रिसीव करें, फिर रिसीव करके उसका समय से जवाब दें। अगर कुछ होता है तो आप बैंक से बात करें, क्योंकि बैंक या वित्तीय संस्थान हैं, वो सारे भी आपके हमारे जैसे लोग ही वहाँ पे काम करते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। है वो एक इंस्टीट्यूशन, पर उस इंस्टीट्यूशन में काम करने वाले भी लोग ही हैं। तो आप अपने बैंकर से, अपने जो भी रिलेशनशिप मैनेजर है, उनसे आप बातें करिए, आप उनसे डिस्कस करिए, कोई अगर किसी प्रकार की परेशानी आती है। लोन किसी ने लिया है, कभी कोई किश्त टूट जाए, ये सब तो चलता रहता है। बिल्कुल, बट रिलेशंस हमेशा बहुत पर्सनल होते हैं, तो आप हमेशा बात करिए, जो भी बेस्ट हो सकता है, वो आप सॉल्यूशन निकालिए उसका। और किसी भी प्रकार का नोटिस मिले, लीगल नोटिस मिले, तो उसका ज़रूर आप रिप्लाई करें, उसको आप रिसीव करें और रिप्लाई करें, उसको इग्नोर ना करें जी। कि ये आया हुआ है, इसका मैं क्या करूँ? बिल्कुल, अगर इग्नोर नहीं करेंगे और जागरूक रहेंगे, तो बिल्कुल, ये समस्याएँ खत्म रहेंगी और हमेशा से ही जो भी ग्राहक हैं, उनके लिए भी काफ़ी फ़ायदे
में चीज़ें रहेंगी और वो अपनी जो चीज़ें आवश्यकता है उसको पूरा कर सकते हैं। बहुत केसेस में आर्बिट्रेशन एक्ट का भी इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें सुलह समझौता के जी, माध्यम से मुकदमे ख़त्म किए जाते हैं। वो उनके एग्रीमेंट में भी लिखा होता है कि किसी भी प्रकार का अगर आपसी डिस्प्यूट होता है तो उसमें आर्बिट्रेशन या कंसीलिएशन एक्ट के तहत हम आगे बढ़ेंगे। तो आर्बिट्रेशन कंसीलिएशन एक्ट भी सुलह समझौता के लिए बनाया गया है और उसके तहत भी आप जाके अपना मामला सुलझा सकते हैं। जी। डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल जो है, हुँ। वो क्या है? डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल एक कोर्ट है जो आरडीबी एक्ट जी, के तहत बनाई गई है। वो एक स्पेशल ट्रिब्यूनल है, उसके पास में अपने स्पेशल विशेष अधिकार जी, है अपने हिसाब से नियमावली बनाने के लिए। तो उसका काम होता है कि वो बैंक या वित्तीय संस्थानों को पहली चीज़ तो उनकी रिकवरी कराने में मदद करे, और दूसरी चीज़ अगर किसी उधारकर्ता के साथ में कुछ गलत हो रहा है तो उसको न्याय दिलाने की प्रक्रिया करे। ये जो डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल है, यहाँ पर अपील की जो प्रक्रिया है कौशल जी, वो किस तरह से की जाती है? और एक आम व्यक्ति यहाँ पे जाना चाहे, अपनी समस्याओं को रखना चाहे, तो वो क्या है? डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल में जब कहीं पे भी सरफेसी एक्ट के प्रावधानों में जी, जब कभी भी रिकवरी की जाती है, तो उस कंडीशन में कोई अगर सरफेसी एक्शन के खिलाफ जाना चाहता है कि कोई गलत तरीके से लिया गया या सरफेसी एक्ट में जो नियम दिए गए थे उनका पालन नहीं किया है, उसी परिस्थिति में आप डीआरटी में जाके अपील फाइल कर सकते हैं। अन्यथा आपके पास में दूसरे फोरम है जहाँ पे आप जा सकते हैं। जी, और ये तो हो गई उधारकर्ता की तरफ से। और बैंक यहाँ पे अपने ओए बोलते हैं, ओरिजिनल एप्लीकेशन फाइल करती है, जी, जिसको आप जैसे कोर्ट में सूट फाइल होते हैं वैसे डीआरटी में ओए फाइल होते हैं। तो वो अपनी रिकवरी के लिए फाइल करते हैं। जी, तो बैंक उसमें बताती है कि हमारी इतना ऋण हमें इससे वसूलना है और इतना इंटरेस्ट हो रहा है, तो ये हमें दिलाया जाए। तो डीआरटी उसमें सुनवाई करती है, दोनों पक्षों को सुना जाता है और फिर उसके बाद में आरसी के लिए ऑर्डर कर देती है। आरसी मतलब कि रिकवरी सर्टिफिकेट। जी। अब वो रिकवरी सर्टिफिकेट जो होता है उसका एग्जीक्यूशन कराने का काम रिकवरी ऑफिसर का होता है। तो वो रिकवरी ऑफिसर वो रिकवरी सर्टिफिकेट को एग्जीक्यूट करा के उस अमाउंट की रिकवरी करवाता है। जो उधार दाता है या उधार करता है, उसकी संपत्ति अगर जब्त हो गई है, बैंक ने जब्त कर ली है, तो क्या वो उसके लिए भी अपील कर सकता है कि उसकी संपत्ति उसे वापस दिलाई जाए या किसी तरह का जो सेटलमेंट है? बिल्कुल कर सकता है। यह अधिकार उसको सरफेसी एक्ट में ही दिए जी, गए हैं कि जब कभी भी उसकी संपत्ति किसी बैंक ने कब्जे में ले ली है या उसे ऑक्शन के लिए लगा रहा है तो वो डीआरटी जा सकता है और वो बता सकता है कि भाई मैं या तो पैसे देने को तैयार हूँ या बैंकों के द्वारा प्रक्रिया का जो पालन किया गया वह सही नहीं थी, तो इसकी वजह से ये सारी प्रक्रियाओं को दरकिनार किया जाए। तो ये सारे ग्राउंड लेके अलग अलग तरह से जो उधार करता है वो जाते हैं और डीआरटी में अपनी एप्लीकेशन फाइल करता है। बिल्कुल। और तभी हमने चर्चा भी की, डीआरटी की बात इसमें रखी और किस तरह से जो उधार करता है वो अपनी समस्याओं को कहाँ पर रख सकता है और कहाँ पर वो अपने ऋण से किस प्रकार से वो मुक्ति चाहता है, और अगर संपत्ति भी जब्त हो गई है तो वो कहाँ पर अपील कर सकता है, और ये महत्वपूर्ण बातें थी। बिल्कुल। वन टाइम सेटलमेंट की बात हमेशा सामने आती है, तो ये वन टाइम सेटलमेंट जो है, ओटीएस, ये क्या चीज़ है और किस तरह से एक आमजन इसे समझे? वन टाइम सेटलमेंट जब कभी भी कोई लोन डिफ़ॉल्ट में चलता आ रहा है, जी, तो उन परिस्थितियों में बहुत बार बैंकों की या वित्तीय संस्थानों की कुछ पॉलिसीज़ आती है जिसमें वो अलाउ करते हैं कि आप वन टाइम सेटलमेंट करिए, मतलब आप एक बार में पैसा दीजिए लेकिन। तो एक अमाउंट वो बता देते हैं जिसमें काफ़ी छूट भी मिल जाती है, जिसमें जो भी चार्जेस वगैरह उन पे लगते हैं या जो भी एक्स्ट्रा फीस लगती है वो सब वेव हो जाता है, काफ़ी इंटरेस्ट वेव हो जाता है, तो वो पॉलिसी टू पॉलिसी डिपेंड करता है। परंतु वन टाइम सेटलमेंट में सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये मतलब नोट करने वाली है कि ये कभी किसी व्यक्ति का अधिकार नहीं है, उधारकर्ता का ये अधिकार नहीं होता। बिल्कुल, ये हमेशा वित्तीय संस्थानों का डिस्क्रिशन होता है। ये चाहे तो ये वन टाइम सेटलमेंट दे सकते हैं, पर कोई उधारकर्ता इसको अपने अधिकार की तरह मांग नहीं सकता कि मेरा वन टाइम सेटलमेंट ही किया जाए। जी। तो क्या आपको लगता है ये सही विकल्प है वैसे वन टाइम सेटलमेंट अगर जो करते हैं? वन टाइम सेटलमेंट सही विकल्प एक हद तक इसलिए है क्योंकि जो पैसा ब्लॉक हो जाता है जी, वो फिर यूटिलाइज नहीं हो रहा है, वो मार्केट में रोटेट ही नहीं हो रहा है। तो अगर कुछ नहीं आ रहा है उससे अच्छा तो कुछ तो आ जाए, जी, तो उस हिसाब से सही भी है। परंतु ये कुछ हिसाब से नुकसान भी पहुंचाता है, जहाँ पे
जितना पैसा आना चाहिए उतना नहीं आ रहा है। जी। तो परिस्थिति से परिस्थिति में अंतर आता है। कोई अगर ज़रूरतमंद इंसान है और वो देने की इच्छा भी रखता है, पर वो किसी परिस्थितिवश नहीं कर पा रहा है, तो वन टाइम सेटलमेंट एक बहुत अच्छा विकल्प है। बिल्कुल। गारंटर की जो भूमिका है, और अब हम सिविल की ओर भी थोड़ा-सा जानना चाहेंगे कि गारंटर क्या होता है और किस तरह से गारंटर की यहाँ पर भूमिका होती है? क्योंकि जो लोन दिया जाता है और ज़्यादातर मामलों में गारंटर की जो आवश्यकता है वो देखी जाती है जब कभी इस तरह की परिस्थितियाँ बनती हैं, तो गारंटर को समझना चाहेंगे और गारंटर किस तरह से अपने को सुरक्षित करके ये चीज़ें करे, क्योंकि काफ़ी उसे भी एक रहता है कि मैं कहीं कानूनी शिकंजे में कहीं न कहीं आ गया हूँ। ये बहुत सही सवाल है और ये बहुत जानना ज़रूरी जी। है, क्योंकि पहले के समय में ये जागरूकता थी नहीं, लोग गारंटर बन जाते थे। पर ये जानना बहुत ज़रूरी है कि गारंटर भी बराबर का ही देनदारी उसकी होती है, जी। जितनी ऋण लेने वाले की होती है। उधारकर्ता के बराबर के ही मतलब गारंटर जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है उसके लिए। तो अगर उधारकर्ता के पास पैसे नहीं है, तो गारंटर की संपत्ति की कुर्की या जब्ती। नीलामी, जी। जब्ती, ये सारी चीज़ें हो सकती है। तो गारंटर कोई अलग नहीं है इस चीज़ से। जी। तो सिर्फ़ गारंटर आप किसी के लोन में हो गए, मतलब आपने उसकी गारंटी ले ली है कि अगर ये नहीं देगा तो मैं दूँगा। जी। तो बहुत केसेज़ में यही होता है कि गारंटर की ही संपत्ति से वसूली की जाती है। और ये बातें इस कार्यक्रम में शामिल करना हमें ज़रूरी इसलिए लगी क्योंकि आज एक सामान्य व्यक्ति के मन में, आमजन के मन में ये प्रश्न हमेशा रहता है, क्योंकि वो कानून के प्रति और अपने अधिकारों, कर्तव्यों के प्रति इतने सचेत नहीं हो पाते। और जैसे लोन जैसा ये विषय, ऋण जैसा ये विषय, उसमें गारंटर या उनकी क्या भूमिका है, बिना जाने अगर कुशल जी करते हैं तो कहीं न कहीं परेशानी हो सकती है। जिस प्रकार की परिस्थितियाँ चल रही है जी। आज की डेट में, हम आपसी रिलेशंस में भी देख रहे हैं कि लोगों के संबंध भी अच्छे नहीं रह रहे, परिवार में भी नहीं बिल्कुल। रह रहे, तो बाकी सब तो बहुत दूर के हो जाते हैं। ऐसी परिस्थिति में यही एडवाइजेबल है कि आप कभी भी किसी की गारंटी ना ही ले तो बेहतर है। जी, लेकिन ये भी प्रश्न बड़ा अलग-सा हो जाता है कि लोन तब तक मिलेगा नहीं, ये गारंटर नहीं देंगे, तो इसके लिए क्या किया जाए? गारंटर से ज़्यादा आवश्यक होता है कि आपके पास में, अगर आप कोई सिक्योर्ड लोन ले रहे हैं, जी। तो आपके पास में प्रॉपर्टी हो जिसको आप मॉर्गेज करें। जी। अच्छा। तो उसके हिसाब से ही दिया जाता है। जभी भी कोई लोन दिया जाता है तो उसमें एलटीवी निकाली जाती है। जी। एलटीवी मतलब होता है लोन टू वैल्यू। हुँ। साधारण भाषा में देखा जाए तो आप मुझे एक ज़मीन मेरे पास रखते हैं, मान लीजिए उसकी कीमत मान लीजिए 1 लाख रुपए है। तो मैं देखता हूँ कि आप मेरे पास 1 लाख रुपए की ज़मीन मॉर्गेज रख रहे हैं, तो मैं आपके खर्चों को भी देखूंगा कि आपके और कितने लोन चल रहे हैं, बिल्कुल। आपका एक्सपेंडिचर कैसा है, और उस हिसाब से एक असेसमेंट होता है जो बैंक अपना करती है, और वो जी, 70 बिल्कुल। टू 80% तक का, मतलब 70 से 80 हज़ार रुपये तक का आपको उस 1 लाख के ऊपर लोन मिल जाएगा। ये आपने बहुत अच्छी राय भी दी है कि इन चीज़ों से, और यही तो इस कार्यक्रम का मकसद भी है कि किस बिल्कुल, तरह से बातें सामने लाएँ हम आम जन की, कि उन्हें अपने अधिकार कर्तव्यों के बारे में पता लगे और कहाँ पर वो सुरक्षित हो सकते हैं, ये बातें हैं। बिल्कुल। कुशल जी, 2 चीज़ें हम इसमें ख़ास रूप से अभी जानना चाहेंगे, होम लोन और पर्सनल लोन, इनकी रिकवरी प्रक्रिया क्या है? होम लोन की और पर्सनल लोन? होम लोन जो भी होता है, वो सिक्योर्ड लोन होता है, उसमें सिक्योरिटी रखी जाती है, घर ही उसमें सिक्योरिटी जी। होता है। तो उसमें आप या तो रिकवरी के लिए आप कर सकते हैं, उसमें सरफेसी एक्ट को अप्लाई करके वहाँ पे डिमांड नोटिस भेजा आपने, जी। कब पोजेसन नोटिस भेजा, फिर आपने ऑक्शन करी प्रॉपर्टी, तो आप सरफेसी के थ्रू कर सकते हैं। अगर आपका अमाउंट जो है वो 20 लाख के ऊपर का है, तो आप डीआरटी में भी जाके मुकदमा फ़ाइल कर सकते हैं, जिसमें डीआरटी आदेश करेगा और आरसी इशू करेगा उस होम लोन की रिकवरी के लिए। फिर तीसरा विकल्प है, जो पहले सरफेसी एक्ट जब नहीं था तब कई वित्तीय संस्थान उसका इस्तेमाल करते थे, वो आर्बिट्रेशन एक्ट था, जी। जिसमें आर्बिट्रेशन में वो अवार्ड पास करते थे और फिर उन अवार्ड का एग्जीक्यूशन करा के घर का कब्ज़ा लेते थे, और इस तरह से होम लोन की रिकवरी होती है। पर्सनल लोन की अब जो बात। पर्सनल लोन हो गया, वह एक अनसिक्योर्ड नेचर का लोन हो गया, जी। वहाँ पर कोई भी सिक्योरिटी नहीं है। तो इसी वजह से जहाँ पे सिक्योरिटी नहीं होती है, वहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट भी ज़्यादा रहता है, क्योंकि वहाँ पे रिस्क बढ़ जाता है। जी।
होम लोन अगर आप लेते हैं तो आपको 8, 9, 10% तक के मिलता होगा, पर वही अगर आप पर्सनल लोन लेने जाते हैं तो 15, 16, 17% तक का उसमें इंटरेस्ट लगता है। तो उसमें रिकवरी करने के तरीके, उसमें आर्बिट्रेशन एक्ट एप्लीकेबल है, क्योंकि कोई सिक्योरिटी है नहीं तो सरफेसी हम कर नहीं सकते। तो सिविल में आर्बिट्रेशन एक्ट वगैरह की तरह तहत इसमें रिकवरी की जा सकती जी। है। लोन लेने की जो प्रक्रिया और खास तौर से जैसे कोई उपभोक्ता है, उधारदाता है, उधार करता है, ये समझ तरह के जो टर्म्स हैं ये यूज होती हैं, तो सरकारी और गैर सरकारी जो वित्तीय संस्थाएं हैं, इन पर आप क्या कहना चाहेंगे कि कहाँ से ऋण लेना ज्यादा सिक्योर है, ज्यादा सुरक्षित है, या सामान्य रूप से जो शर्तें हैं वो दोनों सेम है? अ, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। आप हो गए, हम हो गए, हमने किसी न किसी प्रकार का कभी न कभी लोन लिया ही है। जी। अब कोई आज की डेट में लोगों को फ़ोन भी चाहिए, टैब भी चाहिए, तो उसको कुछ कंपनीज़ लोन कर रही है जो प्राइवेट कंपनीज़ है। बिल्कुल। उस लोन को बोलते हैं कंज्यूमर ड्यूरेबल। उस लोन का नाम होता है कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन। जैसे आप वॉशिंग मशीन खरीद रहे, फ्रिज खरीद रहे, तो ये सारी प्राइवेट एनबीएफसीज़ कर रही है, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज़। अब आपने घर लेना है तो आप बैंक से ले, बट बैंकों के कुछ क्राइटेरिया होते हैं, वो क्राइटेरिया फुलफिल होते हैं तभी बैंक दे पाती है। तो ऐसी परिस्थिति में जो निजी प्राइवेट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन होते हैं, जी। वह सारे लोग रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा चार्ज करते हैं, पर वो रिस्क लेके वो उन लोगों को लोन देते हैं जो नहीं ले सकता है। तो पीछे एक भवन बनाने वाले को तो शायद हो सकता है नेशनलाइज्ड बैंक से लोन मिल जाए, पर उसी के सामने अगर कोई रेडी लगाता है, उस आदमी को कौन लोन देगा? बिल्कुल। तो ऐसी परिस्थितियों में प्राइवेट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी उनकी मदद करते हैं, उनको लोन देते हैं। कितने लोन हैं जो आज की डेट में, आज आप देखेंगे तो होम लोन से ज़्यादा सारा बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर अफोर्डेबल हाउसिंग में आज की डेट पे फोकस कर रहा है। पहले होम लोन हुआ करते थे जिसमें लोग बड़े बड़े घर बनाया करते थे। आज शहर में ज़मीनें महंगी हो गई है, भीड़ बहुत हो गई है, तो अब छोटे छोटे घर, छोटे छोटे अपार्टमेंट होते हैं जहाँ पे 20, 25, 30 लाख जी। रुपए के लोन होते हैं, तो उसे अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट कहा जाता है। तो अब अफोर्डेबल हाउसिंग में सब फोकस कर रहे हैं। ये एक कारण है, आपने देखा होगा कि एक बैंक है, उनकी फाइनेंस कंपनियां खुद बना रहे हैं। जी। जैसे पीएनबी है तो पीएनबी की हाउसिंग कंपनी ऑलरेडी है, कैनरा बैंक है तो उसकी कैनफिन हाउसिंग कंपनी है। तो ये सारी प्राइवेट कंपनीज हैं, उनकी सब्सिडरीज बोल सकते हैं आप उनको। तो वो सारे अफोर्डेबल हाउसिंग में फोकस करते हुए इस तरह के लोन दे रहे हैं। जी। तो जैसी आपकी परिस्थिति है, उस परिस्थिति में जो बिल्कुल भी आपको सही लोन विकल्प देता आप है, चुनाव जो करें। आपको लोन देता है, आप उसी के जी। पास से लेंगे। तो लोन लेने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि हम उसकी शर्तें जानें कि जी। किन शर्तों पे हम ले रहे हैं, उसका पालन करें, समय से अपना भुगतान करते रहे, तो जी। इससे बढ़िया कोई चीज़ नहीं है। लोन डिफॉल्ट से बचने के लिए आपके जो सुझाव हैं वो हम जानना चाहेंगे। लोन डिफ़ॉल्ट से बचने के लिए सबसे पहली चीज़ तो यह है कि हम अपना सिबिल स्कोर वगैरह समय समय पर चेक करते रहें। दूसरा, हमने जहाँ से भी लोन लिया है उस बैंक में बात करें या फाइनेंस कंपनी, उनसे बात करें कि भाई हमारे लोन की क्या परिस्थिति है। हमें पता होना चाहिए कि जी। हमने लोन लिया है वो किस परिस्थिति में है। तीसरा, किसी भी प्रकार का विधिक नोटिस आए तो आप उस नोटिस को पढ़िए, उस पे जवाब ज़रूर दीजिए, जाके कंसल्ट करिए अपने जो भी मैनेजर है उनसे। जी। तो यही कुछ तरीके हैं, बाकी तो जी। और। कौशल जी, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए और ऋण वसूली से इन मुद्दों पर आपने महत्वपूर्ण मुद्दे पर बातचीत हमसे की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, जी, थैंक यू सो मच। तो दर्शकों, तो ये थी ऋण वसूली से जुड़ी महत्वपूर्ण कानूनी जानकारी। याद रखिए, लोन लेना जितनी बड़ी जिम्मेदारी है, उतना ही जरूरी है अपने अधिकारों और कानूनों की जानकारी रखना। यदि किसी भी प्रकार की गलत वसूली, दबाव या कानूनी विवाद की स्थिति उत्पन्न हो तो घबराएं नहीं, बल्कि कानून द्वारा दिए गए अधिकारों का सही प्रयोग करें। इसी जागरूकता और जानकारी के साथ हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।